हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न ई स्पॉट चैनल। ज्योग्राफी के अपने पहले लेक्चर में आज हमें पढ़ना है यूनिवर्स। आसमान में तारों को देखकर आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि ये कैसे बने, कब बने और क्या यूनिवर्स में तारों के अलावा कुछ और भी है तो क्या क्या है। आज हम यही सब कुछ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करेंगे, जिससे हमें नॉलेज भी मिलेगी और जो एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट होगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ स्पेस क्या होता है। इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। बेसिकली कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की ही एक ब्रांच है। इसमें हम केवल यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमी में हम गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ और जो कुछ भी है स्पेस में उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। अब आते हैं कि यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के क्या क्या थ्योरीज़ दी गई हैं। तो कुछ जो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई, पुरानी थ्योरीज़ जो हैं, वो हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक। तो बेसिकली इस थ्योरी में क्या कहा, जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया, इसे क्लॉडियस टॉलमी ने दिया और इसमें कहा गया कि अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स और सन जो कुछ भी है वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। जबकि हेलियोसेंट्रिक में कहा गया कि सन के अराउंड, सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स और जो कुछ भी है स्पेस में वो सन के अराउंड घूम रहा है। पर ये दोनों ही थ्योरी सही नहीं थी। ये देखिए इनके पिक्चर्स। जियोसेंट्रिक में अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स हैं और सन है, और हीलियोसेंट्रिक में सन के अराउंड सब कुछ है। पर ये दोनों थ्योरीज ही गलत थी। इसके बाद 1920s में जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ। और इस थ्योरी को एडविन हबल ने अपने हबल टेलीस्कोप की मदद से आगे प्रूफ भी किया था। Big Bang theory, it is the most acceptable theory first given by a Belgian priest named George Lemaitre in 1920s and then proved by Edwin Hubble. इस थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी, मास और टाइम था, स्पेस टाइम एनर्जी सब कुछ एक पॉइंट में था, जिसे बोलते थे सिंगुलैरिटी। क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी। यस। और उसके बाद 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इसमें जो है एक एक्सप्लोजन हो जाता है, ये फट जाता है, जिससे कि हमारी यूनिवर्स का ये कुछ ऐसे होता है, जो सिंगुलैरिटी है वो उसमें एक्सप्लोजन होता है और यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमारा यूनिवर्स बनना शुरू। जो सिंगुलैरिटी होती है, जो पॉइंट होता है जिसमें सारा मास, टाइम और स्पेस था, वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो वो फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है और हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू हो जाता है। वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, पहले 1 सेकंड के भीतर ही यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बनते हैं जो आपस में टकराते हैं और बहुत एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उसके बाद लगभग 3 मिनट के बाद जो है ना, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये पार्टिकल्स बनते रहते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होता जाता है और टाइम के साथ साथ कुछ 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ये जो आयंस हैं, ये जो एज ऑफ आयंस है, इसमें आयंस कम्प्लीटली बनते हैं। और उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का। इसमें क्या होता है कि इसके बाद एटम्स बनने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे एटम्स, हाइड्रोजन और हीलियम, जो एटम के फॉर्म में है, पहले तो पार्टिकल्स बने, फिर इस टाइम पीरियड में एटम्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो एज होती है, ये एक डार्क एज होती है। इसमें जो है विजिबल लाइट नहीं होती, इसमें कोई लाइट नहीं होती है। इसके बाद जब ये ख़त्म होती है, लगभग 3 लाख और 4 लाख ईयर्स के बाद में जब ये ख़त्म होती है, तब हमारी गैलेक्सीज़ बननी शुरू होती हैं, स्टार्स बनने शुरू होते हैं। और उसके बाद विजिबल लाइट और यूवी रेडिएशन
जो भी रेडिएशन आज हम अपने स्टार में देखते हैं, ऐसे ही सारे रेडिएशंस बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और देखिए आज प्रेजेंट में कितना टेम्परेचर है, 2.7 केल्विन। इस तरीके से बिग बैंग जो है, इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिवर्स के क्रिएशन को समझ सकते हैं। अब आते हैं हम कि हबल ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें ये भी बताया कि गैलेक्सीज जो है वो एक्सपेंड कर रही हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम एक बलून लें और बलून में हवा भरना शुरू करें, उसमें कुछ पॉइंट्स बना दें, तो जैसे जैसे हम हवा भरते जाएंगे हम देखेंगे कि पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज भी एक्सपेंड कर रही हैं। इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पूरा लाइन है, इसमें जो भी रेडिएशंस होते हैं उन्हें समझना होगा। आपने विबग्योर के बारे में तो सुना ही होगा। विबग्योर मतलब जो कि हमारा विजिबल रेडिएशन है, वायलेट से लेके रेड तक। तो जैसे जैसे हम इसमें वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है। और अगर रेड से वायलेट की तरफ जाएं तो एनर्जी ज़्यादा होती है। सबसे हाई एनर्जी किस में होती है, गामा रेडिएशन में, और लो एनर्जी किस में होती है, रेडियो वेव्स पे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के कोई एनर्जी देने वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए सन है, सन एनर्जी देने वाला ऑब्जेक्ट है, हम इससे दूर जाएंगे। अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट। क्यों, विबग्योर वाली लाइन में हम रेड की तरफ जाते हैं तो एनर्जी कम होती है। और अगर हम इस सोर्स के पास आते जाएंगे तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा होती जाएगी। इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। मतलब कि जब हम विबग्योर में वायलेट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरीके मतलब हम किसी एनर्जी सोर्स के पास जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। तो ये इससे जो है हमने समझा कि किस तरीके से जो गैलेक्सीज़ हैं यूनिवर्स में वो दूर जा रही हैं और वो रेड शिफ्ट शो कर रही हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया, एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज समझ लिया। अब हम देखते हैं कि नेबुला क्या होता है, क्योंकि गैलेक्सीज़ और स्टार्स के बारे में समझने के लिए हमें पहले नेबुला को समझना ज़रूरी है। तो नेबुला क्या होते हैं कि ये डेंसली पैक्ड, ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गैसेस से, डस्ट पार्टिकल्स से डेंसली पैक्ड होते हैं। ये बहुत ही कंडेंस्ड, और इनमें इसके अंदर भी कुछ नेबुलास हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी कुछ कंडेंस्ड गैसेस और पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि बहुत पास हों। तो इनसे हमारा क्या बनता है, इनसे हमारी गैलेक्सी बनती है, और जो इसके अंदर वाले होते हैं उससे क्या बनते हैं, स्टार्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है जैसे कि हमारा ये है यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में ये हैं गैलेक्सीज़, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज़। मतलब कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ का समूह जो है वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज़ कहलाता है। इसमें से हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है। ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इसका डायमीटर लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स है। 1,00,000 क्या है, लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब कि 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है या हमारा सन है, वो मिल्की वे की सेंटर से 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। ये है यूनिवर्स, यूनिवर्स में गैलेक्सीज, उसमें से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, मिल्की वे से ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब हम समझते हैं कि नेबुला से गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। हमने समझा कि नेबुला जो है वो एक डेंसली
गैसेस, एक डेंस गैसेस का क्लाउड है। ये देखिए गिरा, नेबुला जो है वो गैसेस का क्लाउड है जो कि बहुत ही डेंसली पैक्ड है। अगर वो इतना डेंसिटी हाई होगी तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपनी सराउंडिंग को अट्रैक्ट करेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसमें थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगी। फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो इससे क्या इमिट होगा, इससे रेडिएशन इमिट होगा, इससे रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएगा और हमारे जो है गैलेक्सी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। और इसी तरीके से गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आगे चल के हम सोलर सिस्टम के लिए नेबुलर हाइपोथेसिस भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि गैलेक्सीज़ क्या है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ इनिशियल मैटर्स फाउंड इन द यूनिवर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज़। और गैलेक्सीज़ कंटेन स्टार्स, प्लैनेट, डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सीज़ में क्या क्या होता है, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट, डस्ट एंड गैसेस होती हैं। अगर हम यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ़ गैलेक्सीज़ की बात करें तो वो कितनी है, 10⁻11 टू 10⁻12 लगभग। और स्टार्स भी एक गैलेक्सी में 10⁻11 टू 10⁻12 स्टार्स होते हैं लगभग। तो इसका मतलब कि पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हो गए, 10⁻22 से 10⁻24 लगभग ये बात हो रही है। यही हम बचपन में बहुत पूछा करते थे ना। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़ किस किस टाइप की होती हैं। बर्ड्स, इर्रेगुलर, स्पाइरल, पेक्युलर, एलिप्टिकल, लेक्टिकुलर। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, या जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं। हिंदी में हम गैलेक्सी को आकाशगंगा बोलते हैं, इसीलिए हम लोग पहले बोला करते थे कि हमारी आकाशगंगा। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे कि हमने बात करी कि इसमें सन कहाँ है, सन इसमें 25,000 लाइट ईयर्स दूर है सेंटर ऑफ गैलेक्सी से। और इसकी हमारी गैलेक्सी की डायमीटर कितनी है, लगभग 1,00,000 लाइट ईयर्स। और जो हमारा सन है वो कितना टाइम लेता है, एक पूरा चक्कर लगाने में, सेंटर ऑफ गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगाने में 250 मिलियन ईयर्स लेता है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं स्टार्स पे कि स्टार्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो किसी गैलेक्सी में जो बहुत ही कंडेंस्ड क्लम्प्स होते हैं गैसेस के, मतलब गैसेस के गुच्छे जैसे समझ लीजिए, तो वो क्या होते हैं कि अगर बहुत ही कंडेंस होते हैं, मतलब उनकी भी डेंसिटी बहुत हाई होती है और वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से इतने हीट हो जाते हैं कि उनमें जो हाइड्रोजन है, मतलब उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन इनटू हीलियम स्टार्ट कन्वर्ट इनटू हीलियम, और वो हाई रेडिएशन इमिट करने लगते हैं। और विजिबल लाइट, जैसे कि हमारा सन है जो विजिबल लाइट इमिट करता है, लेकिन इसके लिए क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। और सिर्फ क्या होना चाहिए, गैसेस होती हैं, अपनी खुद की ग्रेविटी की वजह से वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और विजिबल रेडिएशन इमिट होता है। तो स्टार्स में कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और ये कब शुरू हुआ था, तो ये बिग बैंग के लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद में ये प्रोसेस होना शुरू हो गया, मतलब स्टार्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, और स्टार्स में होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं और एक हीलियम का एटम बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो ये आइए अब समझ लेते हैं कि एक स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये कैसे चलती है। देखिए, ये है क्लाउड, ये है इंटरस्टेलर क्लाउड, मतलब कि नेबुलर क्लाउड है, समझ लीजिए। जैसे कि हमने नेबुला समझा कि गैसेस का डेंसली पैक्ड एक गैसेस का क्लाउड है, उससे क्या होता है, उससे बना प्रोटोस्टार, उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ, उससे बना प्रोटोस्टार। अभी ये पूरा मैच्योर स्टार नहीं है,
अभी सिर्फ ये एक प्रोटोटाइप है। इसके बाद इसका साइज़ अगर छोटा होता है तो स्मॉल स्टार बनता है, बड़ा होता है तो लार्ज स्टार बनता है। मतलब बड़ा होने का मतलब क्या है, इसका मास ज़्यादा है, और छोटा होने का मतलब इसका मास कम है। तो ये स्टार बनने के बाद, स्मॉल स्टार या लार्ज स्टार बनने के बाद, अब इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि इसमें जो है और ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो सके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, और ये एक रेड जाइंट बन सके। अगर छोटा स्टार है तो वो रेड जाइंट बनेगा, और वो बड़ा स्टार है तो वो रेड सुपर जाइंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रेड दिख रहा है, मतलब कि इसमें क्या है, इसके अंदर की हाइड्रोजन क्या है, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। हाइड्रोजन सारी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे इसका फ्यूल ख़त्म होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब साल लग जाएंगे इसमें, और जैसे जैसे इसकी हाइड्रोजन ख़त्म होगी, ये क्या बन जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट डॉर्फ में। इसमें इस केस में हमारे पास एक लिमिट होती है जिसे हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट वो क्या होती है, 1.44 टाइम मास ऑफ सन, 1.44 टाइम मास ऑफ सन। मतलब कि अगर इस स्टार का जो स्मॉल स्टार है इसका मतलब कि इसका मास क्या होगा, सन के मास से कम होगा, 1.44 से कम होगा। ठीक है, और जब ये कम होगा तो ये क्या बनेगा, वाइट डॉर्फ बनेगा। और अगर ये 1.44 ms यानी कि टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज़्यादा है, यानी कि ये जो स्टार है वो बड़ा है, इसका मास जो है वो सन के मास से ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, सुपर नोवा। ये देखिए, ये क्या बनेगा, सुपर नोवा। ओके, ये बनेगा सुपरनोवा। और उसके बाद क्या होता है कि ये सुपरनोवा बनने के बाद क्या होगा कि इससे जो है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और बचेंगे क्या इसमें, सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे। तो ये कहलाएगा न्यूट्रॉन स्टार। और अगर इसका मास सन के मास के 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, मतलब ये जो सुपरनोवा के बाद बनेगा, ये हमारा ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब कि सारी एनर्जी, सारा कुछ एक ऐसे सेंटर में, मतलब एक ऐसे सेंटर में केंद्रित हो जाएगा जिसे कि हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। सारी एनर्जी उसमें चली जाती है और वो हमें विजिबल नहीं होता है, वो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, तो ये हमने इनका लाइफ साइकिल ऑफ स्टार समझ लिया। कैसे, सबसे पहले नेबुला क्लाउड जो होता है या इंटरस्टेलर क्लाउड, उससे बना प्रोटोस्टार से बने स्मॉल स्टार या लार्ज स्टार, डिपेंड ऑन मास पे डिपेंड करता है। उससे बनता है रेड जायंट से उसके बाद मतलब एक लिमिट होती है जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। वो क्या होती है, सन के मास की इक्वल 1.44 टाइम्स, सन के मास के इक्वल यानी 1.44 m। ठीक है, उसके बाद हमारे बनते हैं, अगर ये 1.44 ms से कम है स्टार का मास तो वो बनता है वाइट डॉर्फ, और अगर ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर बाद में ब्लैक होल। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमारी सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, और हमारे सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा। ओरियन नेबुला क्या है, हमारी गैलेक्सी में सबसे ब्राइटेस्ट जो है नेबुला है, मतलब नेबुला इसमें क्या होंगे, स्टार्स होंगे, ये हमारी गैलेक्सी सबसे चमकने वाला नेबुला है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, हमारे नियरेस्ट स्टार्स हैं, स्टार्स का ग्रुप है जो हमारे सोलर सिस्टम और सन के सबसे करीब में है।
ये जो कि अल्फा सेंचुरी ग्रुप ऑफ स्टार्स में है। सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो हम रात में जितनी भी चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर जो स्पेस में जितनी भी चमकदार चीज़ें हैं उनको, सन जैसे कि मून, सन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। और स्टार्स के द्वारा जितने भी पैटर्न्स बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, या हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र। इसके एग्जांपल्स हैं उर्सा मेजर या बिग बियर, या स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि या 7 तारों का समूह। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। पहला है कि हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड द बिग बैंग टेक्स प्लेस। दूसरा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी, एंड तीसरा है व्हाट इज़ द चंद्रशेखर लिमिट। इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट टिल द नेक्स्ट क्लास।